Hello students, welcome our YouTube channel Amla College City. I am Rajesh Gupta. Today we are going to teach chemistry of the gene. Dear students, केमिस्ट्री ऑफ जीन्स में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे या जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होता है, क्या पाए जाते हैं, कौन आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ये सब आज हम लोग केमिस्ट्री ऑफ जीन्स में पढ़ेंगे। वंशगत के या हेरेडिटरी के क्रोमोसोमल थ्योरी के अनुसार हेरेडिटरी ट्रेट्स या कैरेक्टर्स के जीन्स क्रोमोसोम्स पर ही स्थित होते हैं। अतः कोई भी क्रोमोसोम मुख्यतः न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। इस प्रकार से कोई भी जेनेटिक सामग्री, आनुवांशिक सामग्री इन्हीं दो पदार्थों में से हो सकती है। या तो वो न्यूक्लिक एसिड हो सकती है या प्रोटीन हो सकती है। तो कई साइंटिस्टों के अनेक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह ज्ञात हो चुका है कि जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में या जेनेटिक सूचनाएं जो होती हैं वह न्यूक्लिक एसिड पर ही स्थित होती, विद्यमान होती हैं, ना कि प्रोटीन पर। तो आज हम आपको कई एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह सिद्ध करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जिसमें से और ये जो आज एक्सपेरिमेंट में आपको बताने वाला हूं, ये जीन की केमिस्ट्री को समझाने में अति महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आज पहला नंबर एक्सपेरिमेंट में है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्यों कहा जाता है?
आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को क्यों जाना जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि ग्रिफिथ ने 1928 में एफ ग्रिफिथ ने 1928 में निमोनिया रोग को उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनाई से 2 स्ट्रेन प्राप्त किया। कौन सा बैक्टीरिया? यहां पर लिखे दे रहा हूं, न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। तो भी मैंने बताया एफ ग्रिफिथ ने 1928 में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनाई से 2 स्ट्रेन्स तैयार किया और इन दोनों स्ट्रेन्स को अलग अलग इंजेक्शंस के माध्यम से चूहों पर इंजेक्ट कराया। इनमें से एक स्ट्रेन जिसको यस थर्ड वायरुलेंट, एक क्या कहते हैं, यस थर्ड कहते हैं, यह वायरुलेंट होता है यानी उग्र प्रकार का होता है, जबकि दूसरा स्ट्रेन जो होता है उसको आर सेकंड के नाम से जाना जाता है, जो नॉन वायरुलेंट होता है। यानी कि यह अउग्र होता है और इससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं तैयार होता, या इन्फेक्शन इससे नहीं होता है। तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में इन दोनों स्ट्रेन्स का यूज 4 बार किया और चारों बार में अलग अलग रिजल्ट दिखाई देते हैं, जिनमें से ग्रिफिथ ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यस थर्ड वायरुलेंट स्ट्रेन्स का कल्चर किया और उस कल्चर मीडिया का इंजेक्शंस के थ्रू चूहों पर इंजेक्ट कराया। तो जो चूहे थे वो सभी के सभी निमोनिया हो जाने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने आर सेकंड नॉन वायरुलेंट को इसका कल्चर तैयार किया और इसको जब चूहों के ऊपर इंजेक्ट कराया तो चूंकि ये नॉन वायरुलेंट होते हैं, इनसे इन्फेक्शन नहीं फैलता है, जिससे चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होते हैं और वो सभी के सभी जीवित रहते हैं। अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने यस थर्ड वायरुलेंट को हीट किया, जिससे इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म्स होती है वो खत्म हो जाती है और उसको गर्म करने के बाद जब इसके कल्चर को इंजेक्शंस के थ्रू चूहों पर इंजेक्ट कराया गया तो सभी के सभी चूहों में निमोनिया उत्पन्न नहीं हुआ और वो जीवित थे, क्योंकि इसकी जो बायोलिटिक या संक्रमण शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने यस थर्ड को फिर से किल्ड किया, यानी कि इसको गर्म किया और इसको गर्म नहीं किया, दोनों मिक्सचर तैयार करके जब चूहों पर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कराया गया तो उनमें से कुछ चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया
और वो उनकी डेथ हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो यस थर्ड स्ट्रेन्स का न्यूक्लिक एसिड था वह इस आर सेकंड नॉन वायलेंट के न्यूक्लिक एसिड में ट्रांसफॉर्मेशंस कर दिया, कुछ ऐसे अपने गुणों को स्थानांतरित किया जिससे यह भी वायलेंट हो गया और चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया। आइए इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा फिर से समझते हैं। यहां है यस थर्ड वायलेंट, यहां पर लिखा है यस थर्ड वायरुलेंट, ये फर्स्ट स्ट्रेन बना है किसका, डिप्लोकोकस निमोनियाई का, और इसका कल्चर तैयार किया गया यहां पर, और इस कल्चर को इंजेक्शंस के थ्रू इस पे इंजेक्ट कराया गया, एक चूहे पर इंजेक्ट कराया गया। तो यहां पर चूंकि ये जो स्ट्रेन है वो कैसा है, वायरुलेंट है, उग्र है, इन्फेक्टिव स्टेज में है,
इसलिए इसका इन्फेक्शन चूहों पर होता है और निमोनिया रोग उत्पन्न होता है और उन चूहों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहां पर नीचे लिखेंगे यस थर्ड रिकवर्ड, चूहे कैसे हो गए, डाइस यानी कि इनकी मृत्यु हो गई, और यस थर्ड जो है आपका स्ट्रेन्स यह रिकवर्ड हुआ। सेकंड स्टेज में इन्होंने आर सेकंड जो कैसा होता है, नॉन वायलेंट नॉन वायलेंट इसका भी कल्चर तैयार किया गया। यहां पर लिखा है ये इंजेक्टेड और यहां पर है इनटू, यानी कि इस कल्चर को किसमें इंजेक्ट कराया गया था, चूहे पर एक सिरिंज बना हुआ है सेम एज यहां की। ये माइस हुआ, यहां पर इंजेक्टेड, यहां इनटू, यानी कि जब आर सेकंड स्ट्रेन जो नॉन वायलेंट है इसका कल्चर तैयार करके जब इंजेक्शंस के थ्रू चूहे पर इंजेक्ट कराया गया तो इससे कैसा रिएक्शंस होता है यहां पर कि चूहों की डेथ नहीं होती और वो कैसे रहते हैं, लिविंग फॉर्म में रहते हैं, यानी वो जीवित रहते हैं। यहां लिखेंगे यस थर्ड नॉट रिकवर्ड। तीसरे बार में वायलेंट, यहां फिगर में देखते जाइएगा। अब इसमें क्या जो कल्चर है इसको हीट किया गया, किससे, किसी बर्नर से,
यहां पर यस थर्ड जो वायोलेंट था उसको कैसा कर दिया गया, हीट कर दिया गया, जिससे उसके जो बैक्टीरिया थे वो मर गए। तो यहां पर लिख देंगे हमने यस थर्ड हीट किल्ड, HEAT हीट किल्ड। यहां पर इंजेक्ट करा दिया गया। चूंकि यहां पर बैक्टीरिया जो थे वो हीट कर देने से खत्म हो चुके थे, इसलिए चूहों पर निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ और वो जीवित रहे। तो यहां पर लिखेंगे यस थर्ड नॉट रिकवर्ड। फोर्थ स्टेज में यहां पर ये है आर सेकंड नॉन वायलेंट। और ये है यस थर्ड वायुलेंट। ध्यान दीजिएगा यहां पर दोनों को मिक्स किया गया, आर सेकंड जो नॉन वायुलेंट था और यस थर्ड जो वायुलेंट था, इन दोनों को यहां पर लिया गया और ऊपर वाले को हीट नहीं किया गया, यानी कि इसके जो कल्चर को तैयार किया गया उसको हीट नहीं किया गया, बट नीचे वाला जो यस थर्ड है उसके कल्चर को बर्नर के द्वारा क्या किया गया, हीट कर दिया गया। तो यहां पर फिर से लिख देंगे यस थर्ड हीट किल। दिस इज माइस। यहां पर मिक्स्ड एंड इंजेक्टेड नॉट रिकवर्ड। नीचे लिखेंगे इसमें फिगर में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट
experiment demonstrating Griffith experiment demonstrating transformation experiment in pneumococcus. Transformation experiment of in pneumococcus. pneumo. आइए एक बार इसको फिर से देखते हैं, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है एक केमिस्ट्री ऑफ द जीन। तो मैंने बताया कि आनुवांशिकी के क्रोमोसोमल थ्योरी के अनुसार आनुवांशिक लक्षणों के जीन्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। अतः क्रोमोसोम मुख्यतः न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि आनुवांशिक सामग्री भी इन्हीं दो पदार्थों में से कोई एक होनी चाहिए। तो अनेक साइंटिस्टों ने कई एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह सिद्ध कर चुके हैं कि आनुवांशिक सूचना प्रोटीन में नहीं पाई जाती, बल्कि यह न्यूक्लिक एसिड में ही विद्यमान होते हैं। तो इस आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचते हैं, ये किनके माध्यम से पहुंचते हैं, उनको कई एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताएंगे। ये बताया गया है जिसमें ये एक्सपेरिमेंट ये सिद्ध करते हैं, ये केमिस्ट्री ऑफ जीन्स को समझाने में मदद करते हैं। जिसमें पहला नंबर है आज का टॉपिक में आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट अथवा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है क्या? तो ग्रिफिथ ने सन 1928 में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया डिप्लोकोकस न्यूमोनाई को गर्म करके उनसे 2 स्ट्रेन्स तैयार किए और गर्म करने पर इसमें न्यूक्लिक एसिड के अलावा सभी पदार्थ डेथ हो जाती है, उनका वो खत्म हो जाते हैं और केवल न्यूक्लिक एसिड बचते हैं जब इनका एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है। ये 2 प्रकार के एक्सट्रैक्ट में से एक S3 स्ट्रेन्स कहलाता है, जो वायरुलेंट फॉर्म में होता है, जबकि दूसरा R2 होता है जो नॉन वायरुलेंट होता है, यानी यह इन्फेक्टिव नहीं होता। तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले, अच्छा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि S3 जो होते हैं, यहां पर चूंकि इनको कल्चर जब कराया गया तो हीट नहीं किया गया है, इसलिए किस फॉर्म में होंगे? लिविंग फॉर्म में होंगे, यानी कि ये जीवित है। S फाल होता है स्मूथ और R फाल होता है रफ। तो यहाँ पर ये लिविंग फॉर्म में है। R2 भी यहाँ हीट नहीं किया गया है, तो ये भी लिविंग फॉर्म में है। यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं हीट करने
बैक्टीरिया इसके खत्म हो चुके हैं, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर नॉन लिविंग हो जाएगा। और फोर्थ नंबर जो है, इसमें ये जो आर सेकंड स्ट्रेंस बना है, यह लिविंग फॉर्म में है, जबकि इसको हीट किल्ड कर दिया गया है, तो ये नॉन लिविंग है। तो अभी मैं बता रहा था कि ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले यस थर्ड स्ट्रेन्स का कल्चर तैयार किया और इसको इंजेक्शंस के द्वारा जब चूहे पर इंजेक्ट किया गया तो चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इसको किल्ड नहीं किया गया है, ये लिविंग फॉर्म में है, इन्फेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए चूहों की क्या होती है, यहाँ पर डेथ हो जाती है निमोनिया के कारण। उन्होंने फिर से एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि आर सेकंड का कल्चर तैयार किया और उसको इंजेक्शंस के द्वारा जब चूहों पर इंजेक्ट कराया गया तो यहाँ पर सभी के सभी चूहे जीवित थे, उनमें निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो आर सेकंड होता है वो नॉन वायलेंट होता है, वो इन्फेक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, यह संक्रमण उत्पन्न नहीं करता है। इन्होंने इसके बाद यस थर्ड का फिर से कल्चर तैयार किया और उसको हीट किया, जिससे इसके सभी के सभी बैक्टीरिया क्या हुए, खत्म हो चुके थे। और इसका जब कल्चर को चूहों पर इंजेक्ट कराया गया तो यहाँ पर फिर से चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ और वो जीवित, सभी के सभी जीवित थे। क्यों? क्योंकि हीट करने पर, गर्म करने पर जो डिप्लोकोकस निमोनियाई था वो खत्म हो चुके थे। इसके बाद फोर्थ नंबर में इन्होंने ग्रिफिथ ने जब आर सेकंड नॉन वायलेंट और यस थर्ड वायलेंट दोनों का मिक्स किया और इनका कल्चर तैयार किया, बट यहाँ पर आर सेकंड को गर्म नहीं किया, हीट नहीं किया और यस थर्ड को हीट किया और इनके कल्चर तैयार करने के बाद, इन दोनों को मिक्स करने के बाद इनको जब इंजेक्शंस के द्वारा चूहों पर इंजेक्ट कराया गया तो यहाँ पर चूहों की डेथ हो चुकी थी निमोनिया रोग उत्पन्न होने के कारण। लेकिन सभी की डेथ यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर कुछ ही चूहों की डेथ होती है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि यहाँ पर जो यस थर्ड थे, इसके न्यूक्लिक एसिड में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि वायलेंट फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिससे ये भी संक्रमित अवस्था में हो जाते हैं और चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। इन एक्सपेरिमेंट से यह तो सिद्ध हुआ कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हुआ कि न्यूक्लिक एसिड ही ट्रांसफॉर्मेशंस को उत्पन्न करते हैं, लेकिन इससे यह पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाया कि यहाँ पर डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है या प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है। इसको हम लोग अगले एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसको इरेज के लिए दे रहा हूं।
दूसरा एक्सपेरिमेंट है experiment of Oswald Emery MacLeod and McCarthy. Experiment of Oswald Emery, MacLeod and McCarthy. तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के द्वारा ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो बताया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में कि किस प्रकार से स्ट्रेनों के माध्यम से चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न होता है या नहीं होता है, और यदि होता भी है तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, क्या न्यूक्लिक एसिड के ही द्वारा होता है या प्रोटीन्स के माध्यम से होता है, उसको अब इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको समझा रहे हैं। तो नॉन वायरुलेंट को बदलकर, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन्स को बदलकर वायरुलेंट फॉर्म में बना देने के लिए, ध्यान सुनिएगा, नॉन वायरुलेंट को बदलकर स्ट्रेन्स, नॉन वायरुलेंट को बदलकर वायरुलेंट बना देने के लिए उत्तरदायी ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को जांच करने के लिए ओसवाल्ड एवरी, मैक्लियार्ड एंड मैकार्थी ने 1932 में या इसको फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, नॉन वायरुलेंट को चेंज करके वायरुलेंट फॉर्म में बनाने के लिए उत्तरदायी ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को जांच करने के लिए ओसवाल्ड एवरी ने 1932 में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का इन विट्रो कल्चर किया। इन विट्रो कल्चर मतलब होता है कि अब यहां पर किसी कल्चर मीडिया का यूज नहीं किया गया बल्कि उसका बर्तन पे कल्चर किया गया, और इन्होंने अपने साथियों की सहायता से यानी कि मैक्लियार्ड और मैकार्थी की सहायता से 1944 में अपने रिजल्ट को घोषित किया और इन्होंने बताया कि न्यूमोकोकस की उग्रता, न्यूमोकोकस की उग्रता एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल पर डिपेंड करती है।
यह पॉलीसेकेराइड कैप्सूल यस थर्ड स्ट्रेन्स में पाया जाता है, इसलिए वह उग्र होता है, वायलेंट फॉर्म में होता है, जबकि आर सेकंड में यह नहीं पाया जाता, इसलिए वह नॉन वायलेंट होता है। तब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में आर सेकंड नॉन वायलेंट लिविंग सेल्स के साथ यस थर्ड वायलेंट को मिक्स करके इनका कल्चर तैयार किया, तो देखा कि इस कल्चर से कुछ यस थर्ड वायलेंट स्ट्रेन्स भी प्राप्त होते हैं। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से फिर से यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं। यहाँ नीचे लिखेंगे आप फिगर में, a very experiment showing transformation
एवरी एक्सपेरिमेंट शोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, एवरी एक्सपेरिमेंट क्या दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो अभी अब मैंने बताया इसमें कि ओसवाल्ड एवरी ने 1932 मैंने क्या बताया था कि नॉन वायलेंट को बदलकर वायलेंट में, ये नॉन वायलेंट को बदलकर वायलेंट बना देने के लिए उत्तरदायी ट्रांसफार्मिंग सब्सटेंस को ज्ञात करने के लिए ओसवाल्ड एवरी ने 1932 में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का इन विट्रो कल्चर किया और मैकलियार्ड एंड मैकार्थी की सहायता से 1944 में अपना रिजल्ट आउट किया, फाइंड आउट किया और बताया कि न्यूमोकोकस की उग्रता या वायरुलेंट एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल पर डिपेंड करती है। अतः यह कैप्सूल S3 में स्ट्रेन में पाया जाता है, इसलिए वायलेंट फॉर्म में होता है, और R2 में नहीं पाया जाता, इसलिए नॉन वायलेंट फॉर्म में होता है। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया सेल्स को लिया जो कैसी थी, लिविंग थी और R2 थी। इसके साथ इन्होंने एक S3 वायरुलेंट बैक्टीरिया का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और इन दोनों को मिक्स किया। यह लिखा है मिक्स टुगेदर एंड अलाउड टू ग्रो। मिक्स करके उसका कल्चर किया और जब बैक्टीरिया इसमें इन दोनों के मिले हुए दिखाई दिए तो उस मिक्सचर में यहां पर ज्यादातर जो सेल्स थी वो कैसी थी, मेनी सेल्स ऑफ R2 नॉन वायलेंट थी, यानी कि इसके रूप में थी। लेकिन इनमें से कुछ सेल किसके रूप में प्राप्त हुई, S3 वायलेंट फॉर्म में भी उत्पन्न होती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो S3 था इसका न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, इसके डीएनए में कुछ वायलेंट फॉर्म को चेंज करता है, ट्रांसफर कर देता है, जिससे यहां पर कुछ वायलेंट फॉर्म वाले सेल्स दिखाई देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटीन्स होती है। ये आपको समझ में आया होगा। यहां पर एक चीज और लिखा है, डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम S3, यानी कि S3 से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट कैसा था, नॉन वायलेंट था, बट वह लिविंग फॉर्म में था, जिसको इसके साथ कल्चर किया गया। यहां पर कई साइंटिस्टों ने एक्सट्रैक्ट किए गए डीएनए को, जो इस S3 से डीएनए निकाला गया था, उसको जब डीएनए नाशक एंजाइम डीएनए के साथ कल्चर किया और देखा कई साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सट्रैक्ट किए गए डीएनए को डीएनए के साथ मिलाकर के प्रयोग किया और देखा कि इनमें ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता नष्ट हो चुकी हुई थी, क्योंकि ये कैसा होता है, डीएनए नाशक एंजाइम होता है। लेकिन दूसरे प्रयोग में साइंटिस्टों ने जब ये अलग किए गए डीएनए को प्रोटीन नाशक एंजाइम के साथ मिलाकर के प्रयोग किया, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता कम नहीं होती है, जिससे पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
केवल अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए ही पाया जाता है, ना कि प्रोटीन पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डेज हम कुछ और एक्सपेरिमेंट के साथ आएंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट बताएंगे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।